गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी, उन्होंने यहां पर हमारी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग पैनल ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसकी मीटिंग के अंदर वो शामिल हुए। बहुत सारे उनके अलग अलग क्वेश्चंस थे, उनको यहाँ पर एड्रेस किया। एंड आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे उन्होंने पूरी तरह से क्लैरिटी दे दी है हमारा ये जो ऑपरेशन सिंदूर था और जो बाकी इंसिडेंट्स उसके टाइम के ऊपर हुए। तो विक्रम मिश्री जी ने बहुत ही क्लियरली यहाँ पे बता दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ना ही इन्वॉल्व था, ना ही इन्फॉर्म किया गया रिगार्डिंग जब यहाँ पे दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, यहाँ पर विक्रम मिश्री ने यह भी बताया कि हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तभी बताया जब हमने पहली स्ट्राइक कर दी। पहले कोई नहीं बताया गया पाकिस्तान को स्ट्राइक करने से पहले। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर विक्रम मिश्री जी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान ना दरअसल में टेररिस्ट को मदद करता रहता है, जैसे कोऑर्डिनेटेड सीज फायर वायलेशन के माध्यम से समय समय के ऊपर सीज फायर वायलेशन होती हैं, तो उसके साथ साथ टेररिस्ट को मदद मिल जाती है एलओसी क्रॉस करने के अंदर। तो पाकिस्तान पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म यहाँ पे कर रहा है। बाकी जो शशि थरूर जी थे उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी सवाल पूछे गए विक्रम मिश्री जी से, उन्होंने सारे क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्टरली आंसर दिया। हालांकि एक क्वेश्चन कांग्रेस एमपी दीपेंद्र हुड्डा जी ने पूछा कि क्या कोई ऐसा भारत का कोई जेट था जो ऑपरेशन के अंदर हमने वी लॉस्ट दैट जेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये बोला गया कि ऐसी जानकारी उनके पास नहीं है, ये डोमेन उनके अंतर्गत नहीं आता। राइट, तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी हमें मिल चुकी है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरह से काम कर रही थी, यूएस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस सीज फायर के अंदर, ऐसा विक्रम मिश्री जी ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। दोस्तों, डेट है आज की 20 मई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी टीम की तरफ से जो सृजन 2025 इनिशिएटिव है वो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। एंड आज शाम 5 बजे आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टीज के साथ, जो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे मेंस 2025 के लिए सबसे बढ़िया टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे हम मेंस के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो सारा का सारा डिस्कशन होगा। तो आप शाम 5 बजे ओनली आईएएस एक्सटेंडेड इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये सेशन देखने को मिल जाएगा, जहां पर बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन होगा रिगार्डिंग मेंस 2025। तो आप सब लोग इस सेशन को डेफिनेटली ज्वाइन करिए अगर आप अपने मेंस के अंदर एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहले हमें जो डिस्कस करना है वो है कुम्की एलिफेंट्स के रिगार्डिंग। अब एलिफेंट्स तो हम सबने सुने हैं, ये कुम्की का मतलब क्या होता है? देखो, जो वर्ड है ना कुम्की, ये वर्ड आया है तमिल वर्ड कुमकियम से, जिसका मतलब होता है मदद या एड या हेल्पर। तो एक्चुअल में ना कुछ ऐसे एलिफेंट्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। किस तरह से मदद करते हैं? देखो, एक्चुअल में पता क्या है, कई बार ना एक इंसान और एलिफेंट, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम बोलते हैं ना, वो कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। कई बार कुछ वाइल्ड एलिफेंट ऐसे होते हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट्स के अंदर आ जाते हैं, उस वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट दोनों में देखने को मिल जाता है। अब ऐसे केस में ना जो कुमकी एलिफेंट्स हैं वो हमें मदद करते हैं। किस चीज से मदद करते हैं? ये जो आपके वाइल्ड एलिफेंट्स है ना, इनसे बचाने में, इनसे प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। एक्चुअली ना इनको ट्रेंड किया जाता है कुमकी एलिफेंट्स को, तो ट्रेन होके वाइल्ड एलिफेंट्स को मैनेज और कंट्रोल कर लेते हैं। राइट, तो इससे एक तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी होता है, वाइल्ड एनिमल्स को ये दूर भेज देते हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट पेट्रोलिंग के अंदर, रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर मदद करते हैं, क्योंकि प्रॉपर इनको ट्रेनिंग दे दी गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कोई वाइल्ड एलिफेंट इंजर्ड हो जाता है तो उसको मेडिकल केयर देने के अंदर भी कुम्की एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरह से मीडिएशन की तरह यहाँ पे ये काम करते हैं। अब पॉइंट ये आ रहा है कि हम अभी इनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका यहाँ पर क्या कर रहा है ना, जो कुम्की एलिफेंट्स है वो आंध्र प्रदेश को देगा। क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो बॉर्डर वाला एरिया है ना दोनों स्टेट्स के बीच में, यहाँ पर बहुत सारे मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। उन चीजों को एड्रेस करने के लिए कुम्की एलिफेंट्स कर्नाटका आंध्र प्रदेश को देने जा रहा है। अब बात कर ही लेते हैं एशियन एलिफेंट्स की। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के अंदर लगभग 26,000 से 29,000 के बीच में एशियन एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे। इनका जेस्टेशन पीरियड आप जानते होंगे काफी लंबा होता है, 18 से 22 महीने के बीच का। एंड साथ ही साथ इनका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड हमें देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने ना एलिफेंट के टस्क देखे होंगे, टस्क जो इस तरह से आपको दांत देखने को मिल जाते हैं। ये जो टस्क होते हैं ना, ये आपको केवल और केवल मेल एलिफेंट के अंदर ही देखने को मिलते हैं। हालांकि एक एक्सेप्शन है मखनास के रिगार्डिंग, ये मेल तो हैं पर इनके टस्क नहीं होते। राइट, तो जो इनके ना नुकीले दांत होते हैं उनको हम यहाँ पे टस्क बोल देते हैं।
तो मेल एलिफेंट्स के ही टस्क होते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैट्रियार्की फॉलो होती है, क्योंकि जो आपका एलिफेंट हर्ड है ना, उसको कौन लीड करता है? एक सीनियर फीमेल। तो यानी कि एक महिला एलिफेंट जो होती है वो यहाँ पे अपने ग्रुप को लीड करती हैं, एंड साथ ही साथ उनको माइग्रेटरी रूट्स भी बहुत क्लियरली पता होते हैं, याद होते आते हैं, तो इस वजह से उनका माइग्रेशन भी आसान हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग एशियन एलिफेंट्स एंड कुंभ के एलिफेंट्स जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वुमेन मेक फॉर 35% स्टेम ग्रेजुएट्स ग्लोबली। देखो ये प्रीलिम्स का टॉपिक थोड़ा कम है, पर आपको ये डेटा मेंस में हेल्प करेगा। या तो कुछ फैक्ट्स पूछ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, या इस डेटा को आप अपने मेंस में इस्तेमाल कर लेंगे। अब एक्चुअल में क्या हुआ है ना, यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम ने एक यहाँ पे सर्वे किया, एंड उसके बेस के ऊपर इन्होंने ये पाया कि अगर हम बात करते हैं स्टेम की, स्टेम का मतलब क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन फील्ड्स की बात करें, इनके ग्रेजुएट्स की बात करें, तो महिलाएं केवल और केवल 35% हैं। होना तो देखो 50% चाहिए था इक्वालिटी के लिए, पर केवल 35% है। तो आप नोटिस कर पाओगे कि जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, उनमें मेजर रोल मेल का है, क्योंकि महिलाओं को उस फील्ड में आने के या आगे बढ़ने के अवसर ही नहीं दिए जा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कफोर्स की, उसमें महिलाएं केवल 1/4 हैं, लगभग 26% के आसपास। इंजीनियरिंग वर्कफोर्स में 15% के आसपास है। क्लाउड कंप्यूटिंग रोल्स के अंदर केवल और केवल महिलाएं 12% हैं। तो बाकी जो मेजर रोल प्ले किया जा रहा है वो मेल के रिगार्डिंग किया जा रहा है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें ना, वहां पर भी आप नोटिस कर पाओगे कि आईटी डिग्री वाले जो लोग हैं चार, उनमें से एक ही केवल महिलाएं हैं, यानी कि 25% के आसपास बस महिलाएं हैं, बाकी 75% आपको मेल देखने को मिल जाएंगे जो डिजिटल ऑक्यूपेशन में एंटर करते हैं, एज कम्पेयर टू, ठीक है ना, कंपेयर टू 1 in 2 men। कि अगर मान लो कि इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड करना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ये लाइन। एक्चुअली पता क्या है कि जो भी मान लो चार महिलाएं हैं जिनकी आईटी डिग्री है, तो उनमें से केवल एक महिला ही एंटर करेगी डिजिटल ऑक्यूपेशन को। पर अगर हम पुरुषों की बात करें, तो हर दो में से एक पुरुष ऐसा होता है आईटी डिग्री वाला जो डिजिटल ऑक्यूपेशन को एंटर करता है। तो यानी कि महिलाओं के पास आईटी डिग्री तो है, पर वो डिजिटल ऑक्यूपेशन के अंदर एंटर नहीं हो पा रही। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मेजरली जेंडर स्टीरियोटाइप्स। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि महिलाएँ ये फ़ील्ड को कैसे हैंडल करेंगी, इंजीनियरिंग है, यहाँ पे तो मैथमेटिक्स है, महिलाओं को तो अच्छा नहीं होता मैथ्स। इस तरह के स्टीरियोटाइप्स जो दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं ना, ये रोक लेते हैं। प्लस साथ ही साथ अगर हम बात करें, महिलाओं का परफ़ॉर्मेंस बढ़िया है, पर कहीं न कहीं महिलाओं के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर रिगार्डिंग बहुत लो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। उस वजह से भी कई बार वो लड़कियों को रोका जाता है कि आप इस मैथमेटिक्स की फ़ील्ड में मत जाइए, ठीक है ना? इसके साथ-साथ जब ऑलरेडी इतने ज़्यादा पुरुष आपको देखने को मिल जाएँगे स्टेम के अंदर, तो कोई महिला जाती है तो उसको थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ। दिस इज़ समथिंग दैट आल्सो हैपेंस। बाकी सरकारों के द्वारा देखो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, 68% कंट्रीज़ में पॉलिसीज़ हैं। बट अगर हम बात करें तो बहुत ही कम ऐसी पॉलिसीज़ हैं, उनमें से सिर्फ़ आधी ही ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो गर्ल्स एंड वुमेन्स के रिगार्डिंग जो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है स्टेम के अंदर, उसको एड्रेस करती हैं। तो ये सारे कहीं न कहीं पॉलिसी गैप्स हैं। तो यूनेस्को ने कुछ रिकमेंडेशन भी दी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज़ बनानी होंगी। हमें इंश्योर करना होगा कि एजुकेटर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए। साथ ही साथ ये जो एक तरह का स्टीरियोटाइप हमें देखने को मिलता है स्टेम एजुकेशन रिगार्डिंग गर्ल्स के रिगार्डिंग, ये स्टीरियोटाइप को हमें स्कूल में ही अर्ली स्कूल इंटरवेंशन के माध्यम से इसको हटाना होगा। एंड अगर मान लीजिए कुछ ऐसी महिलाएं हों जो बहुत बढ़िया जिन्होंने काम किया है स्टेम के अंदर, वो बाकियों को एक गाइडिंग लाइट की तरह काम कर सकती हैं। उनको देखकर बहुत सारी और बच्चियां इंस्पायर हो सकती हैं कि वो स्टेम की फील्ड में जाएं। सो दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस फ्रॉम द यूनेस्को। तो ये डेटा आप वैसे भी याद रखिएगा, और मेंस में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है अपने आंसर्स को सब्सटेंशिएट करने के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मेनार वेटलैंड। अब पॉइंट ये आता है, पहली बात तो वेटलैंड क्या होता है। देखो वेटलैंड तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है, रामसर कन्वेंशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी हुई है जो वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन की बात करती है। तो वेटलैंड दरअसल में आपके नेचुरल एरियाज भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्शेस, स्वैम्प्स, शैलो सीज, जिनकी आपकी 6 मीटर तक की डेप्थ होती है, ठीक है। ये पानी जो होता है हो सकता है खड़ा हुआ हो सकता है फ्लो कर रहा हो, या फिर इनका जो सॉल्ट कंटेंट है ना वो भी वेरी कर सकता है। फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सॉल्टी भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें मैनग्रूव्स हो गया, लेक्स, रिवर्स, फ्लड प्लेन्स, ये आपके वेटलैंड्स के अंतर्गत आ जाते हैं। ये बात तो क्लियर है। बट पॉइंट ये आना चाहिए कि सर हम मेनार वेटलैंड की आखिर बात क्यों कर रहे हैं। मेनार वेटलैंड आपका राजस्थान उदयपुर के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ना बहुत सारे आपको माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज देखने को मिल जा रही हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने ना अक्सर ये वर्ल्ड फ्लाईवेज का जो मैप है ये देखा होगा।
अब आप लोग जानते होंगे कि जो भारत है यहाँ पे वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के ऊपर आता है। बिल्कुल, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के ऊपर ही आपको ये मैनार वेटलैंड भी देखने को मिल जाएगा। तो अलग-अलग तरह की रेयर थ्रेटेंड बर्ड्स हो गया या माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज हो गया, जो आती है ना, वो यहाँ पर मैनार वेटलैंड पे भी रुक के जाती हैं थोड़ा एक टाइम, राइट? इसीलिए डेफिनिटली मैनार वेटलैंड इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये सेमी एरिड जोन ऑफ इंडिया का हिस्सा है, राइट? और ये जो मैनार वेटलैंड है, ये 2 मेन वेटलैंड से मिलकर बना हुआ है। एक है इसमें ब्रह्मा वेटलैंड और एक है धांड वेटलैंड। ब्रह्मा वेटलैंड कंपैरेटिवली बड़ा है एज़ कम्पेयर टू धांड, एंड साथ ही साथ इसमें और बहुत सारे पॉन्ड्स, चैनल्स, ठीक है, वाटर बॉडीज देखने को मिल जाएंगी। अब आप नोटिस करिएगा मैनार वेटलैंड की इंपॉर्टेंस। ये 200 से भी ज़्यादा स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को यहाँ पे होस्ट करता है और इसमें बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेल्मेशियन पेलिकन हो गया, फेरुगिनस पॉर्कट हो गया, उसके अलावा अगर हम बात करें ब्लैक नेक स्ट्रॉक हो गया, ये सब अलग-अलग एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया सेंट्रल नेशनल फ्लाईवे के ऊपर ये लाई करता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, एंड इसको हम लोग बर्ड विलेज के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट? अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। अगला टॉपिक है व्हाई डू द मून्स टू साइड्स लुक डिफरेंट। मून की जो 2 साइड्स हैं वो अलग-अलग क्यों दिखती हैं? पहली बात तो मून की 2 साइड होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। एक होती है नियर साइड जो हमें दिखती है। आप जो आँखों से, जो धरती से आप देखते हो ना, वो आपको नियर साइड ही दिखती है। एक दूसरी साइड भी होती है फार साइड, हमें वो दिखती नहीं है। पर यहाँ पर ना नासा के एक जो ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटरनल लेबोरेटरी, ये ग्रेल मिशन जो था ना, इसने हमें बहुत सारी इनसाइट्स दी हैं कि नियर साइड अलग क्यों है, फार साइड अलग क्यों है। देखो आप ना देखने में थोड़ा आपको ना इसकी शेप में भी थोड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। शेप इन द सेंस कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर, मून के ऊपर, उसी में आपको थोड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं कि क्या रीज़न है इसके पीछे का। पहली बात तो थोड़ा ना इन्हीं को अंडरस्टैंड कर लो, नियर साइड और फार साइड को। नियर साइड की जब हम बात करते हैं, ये अर्थ से जैसे मैंने बताया विज़िबल होती है और यहाँ पर बहुत सारे आपको वास्ट प्लेन्स देखने को मिल जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ना क्रस्ट थोड़ी-सी पतली होती है ऑन द नियर साइड। क्रस्ट पतली होने की वजह से जो मैग्मा है वो काफ़ी तेज़ी से राइज़ करता है। बाकी साथ ही साथ ये जो हिस्सा होता है ये थोड़ा गर्म होता है, रेडियो एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे थोरियम, टाइटेनियम, ये सब आपको एग्ज़िस्ट होते हुए देखने को मिल जाएँगे। जो पीछे वाला हिस्सा जिसको मैं फार साइड बोल रहा हूँ, ये जो फार साइड वाला हिस्सा है ये धरती से विज़िबल नहीं होता, ठीक है? और यहाँ पर ना प्लेन्स वगैरह कम हैं और इसकी टेरिटरी काफ़ी रग्ड है, ठीक है ना? आपको बहुत उथल-पुथल यहाँ पे देखने को मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ आपका जो जो आपका एरिया है। बाकी जैसे मैंने बताया था, नियर साइड में क्रस्ट जो थी वो पतली थी, पर अगर हम फार साइड की बात करें तो क्रस्ट आपको काफ़ी मोटी, काफ़ी आपको थिक देखने को मिल जाएगी, जो कहीं न कहीं यहाँ पे लावा के फ्लो को एक तरह से रोकती है। तो ये थोड़ा अंतर है दोनों के बीच में, नियर साइड और फार साइड का, ठीक है? अब दिमाग में ये आता है कि यार इसके पीछे का कारण क्या है? व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस पर्टिकुलर असिमेट्री? ऐसा क्यों है? देखो इसका कारण एक तो है आपका टाइडल डिफॉर्मेशन एंड ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। अब आप लोगों ने टाइड्स का टॉपिक पढ़ा होगा अपनी ज्योग्राफी के अंदर। टाइड्स क्या होते हैं? टाइड्स से ना जैसे फॉर एग्जांपल जैसे धरती और मून का मान लो इंटरेक्शन हुआ। इस ग्रेविटेशन इंटरेक्शन की वजह से हमारे यहाँ पे टाइड्स फॉर्म होती हैं, राइट? उसी तरह से क्या होता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है एक बॉडी के अंदर बिकॉज़ उसके ऊपर अलग-अलग तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स कोई दूसरी बॉडी एक्सर्ट कर रही है। अब जैसे मून की नियर साइड है, ये कहीं न कहीं अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से आपका अट्रैक्टेड है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये जो पूरी साइड है, ये ज़्यादा एक्टिव और फ्लेक्सिबल आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करें वोल्केनिक एक्टिविटी एंड हीट डिस्ट्रीब्यूशन का, जो नियर साइड है, वो ज़्यादा आपको वोल्केनिकली एक्टिव देखने को मिलती थी पास्ट के अंदर। अब पास्ट के अंदर वो ज़्यादा वोल्केनिकली एक्टिव थी, जिस वजह से क्या हुआ, अलग-अलग तरह के प्लेन्स यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को मिल जाएँगे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, नियर साइड में आपको अलग-अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे थोरियम, टाइटेनियम देखने को मिल जाएगा। तो ये इस वजह से भी ये जो हिस्सा है, ये ज़्यादा गर्म देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू फार साइड। इसके अलावा हीट इम्बैलेंस भी है। लास्टली अगर हम बात करें, यहाँ पर क्रस्ट थिकनेस भी इम्पैक्ट करती है। मैंने अभी बताया आपको कि नियर साइड की क्रस्ट पतली है, जिससे मैग्मा काफ़ी आराम से फ्लो हो चुका है पास्ट के अंदर। फार साइड में जो क्रस्ट थी वो थिकर थी, जिससे लावा फ्लो इतना ज़्यादा नहीं हो पाया, एंड जिस वजह से वहाँ पे जो पूरा का पूरा एरिया है वो रग्ड आपको थोड़ा देखने को मिल जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि मून की जो 2 साइड्स हैं वो काफ़ी अलग-अलग दिखती हैं, और ये किसने बताया है? नासा के ग्रेल मिशन ने। ग्रेल स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लैबोरेटरी। 2011 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था और यहाँ पे इसके 2 स्पेसक्राफ्ट हैं, एब एंड फ्लो। ये कहीं न कहीं मून की ग्रेविटेशनल फील्ड को यहाँ पे मैप करते हैं, एंड इसका सिग्निफिकेंस हम यहाँ पे देख पाएँगे कि किस तरह से इससे हमें
इंटरनल कंपोजिशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द मून के रिगार्डिंग हमें आइडिया मिलता है, एंड यही हमें मदद करेगा और बाकी मून्स को भी स्टडी करने के लिए। सर और बाकी मून्स क्या, जैसे सैटर्न का आपको एनकेलेडस जो मून है, जुपिटर का गैनीमेड जो मून है, उनको स्टडी करने के अंदर भी हमें यहाँ पे ये पर्टिकुलर मिशन यहाँ पे हेल्प करेगा, एंड कैसे कैसे प्लैनेट्स इवॉल्व हुए, फॉर्म हुए, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे ये बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज हॉन्डुरस एम्बेसी इन दिल्ली। देखो हॉन्डुरस तो पहले आप अंडरस्टैंड करना, हॉन्डुरस आपको ना यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक देश देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी भारत के अंदर अभी तक एम्बेसी नहीं थी, तो यहाँ पर इसकी एम्बेसी नई दिल्ली के अंदर यहाँ पर इनॉग्रेट करी गई है, जिससे भारत और हॉन्डुरस के जो रिश्ते हैं उनको बहुत ज्यादा मदद यहाँ पे मिलने जा रही है। तो सबसे पहले तो इसकी लोकेशन ही आप अंडरस्टैंड करो, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल अमेरिका के अंदर आपको देश देखने को मिल जाएगा। इसके नदर्न साइड पे आपको ग्वाटेमाला हो गया, बाकी और जो कंट्रीज हैं एल सल्वाडोर हो गया, निकारागुआ हो गया, ये देश देखने को मिल जाएंगे। इस हॉन्डुरस देश का एक तो आप नोटिस कर पाओगे कैरेबियन सी के साथ काफी बड़ी आपको बाउंड्री देखने को मिल जाएगी, कोस्ट लाइन देखने को मिल जाएगी, प्लस साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ इसका हिस्सा जो है वो पैसिफिक ओशन को भी यहाँ पे टच करता है। इसके साथ ही ये जो पोजीशन है इट इज इन नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कुछ और फैक्चुअल चीजें हैं वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे हॉन्डुरस के अंदर वॉल्केनोज आपको नहीं देखने को मिलते। ठीक है, इसमें मेजर रिवर्स पेटुका उलुआ हो गया। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आपको एंशिएंट माया सिटी ऑफ कोपन, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो भी आपको हॉन्डुरस के अंदर ही देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, बाकी अदरवाइज बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, बट एरिया वाइज आपको थोड़ा प्लेस इन न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क। अब ये क्या है, देखो एक्चुअली ना कुछ टाइम पहले तमिलनाडु के जो थुटिकुड़ी है वहां पर आपका जो भारत का पहला इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क यहाँ पे लॉन्च किया गया था, पर ऐसा बताया जा रहा है कि जितना बड़ा प्रॉमिस किया गया था कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर इससे रोजगार जनरेट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वहां पर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट आया है। अब थोड़ा पढ़ते हैं पहले तो कि किसने यहाँ पे डेवलप किया है, तो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय सिपकॉट, स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु, एंड इसमें कोशिश ये की थी भारत को फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है, इसीलिए भारत का पहला इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क यहाँ पे बनाया गया था। पर ये मैंने जैसा बताया यहाँ पर कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाई, बहुत ही स्लो डेवलपमेंट है। कारण क्या है, कारण यही है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिजली मिलने में, पानी मिलने में, ड्रेनेज कनेक्शन मिलने में बहुत बहुत लंबा लंबा समय लग रहा है, जिस वजह से इन्वेस्टर बिल्कुल भी यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। देखो इन दी एंड ना पॉइंट वही आता है कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चीजें अगेंस्ट गई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे सरकार ने अच्छी सड़कें और बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, बट कहीं ना कहीं लार्ज स्केल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो प्रमोशन वगैरह करना था वो ढंग से नहीं हो पाया। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, देखो भारत का जो फर्नीचर है वो थोड़ा महंगा भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत फर्नीचर इंपोर्ट ज्यादा करवाता है, एक्सपोर्ट कम करता है, और साथ साथ हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफी कॉस्टली हो जाती है और कॉम्पिटिटिव कम है। बाकी प्राइसिंग चैलेंज तो है ही है, क्राफ्ट्समैनशिप भी कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत यहाँ पे है, एंड चाइना, इंडोनेशिया और दूसरे देशों से जो हम एक तरह से अलग अलग चीजें इंपोर्ट करवाते हैं सस्ते दाम के अंदर, जिस वजह से लोकल मैन्युफैक्चर्ड चीजों की यहाँ पे डिमांड कम हो जाती है। तो भारत का फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर, ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी दोस्तों बात करें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, ये कुछ स्टेटमेंट्स है आपके सामने, इसको एक बार पढ़िएगा, गो थ्रू करिएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था पॉक्सो एक्ट के बारे में। सबसे पहली बात तो 3 महीने के अंतर्गत नहीं बल्कि 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे जो ट्रायल है यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑपरेशन आहट की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक तरह से कॉम्बैक्ट करने में मदद करता है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगामिक टेम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो यस, यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल करेक्ट बन जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।